बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स को स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 में, और फंक्शंस को डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें। उसके बाद हमने कहा था कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस में अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फर्दर जितनी भी आगे टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या हैं? Algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expression। जो algebraic expression से define होते हैं वो algebraic functions होते हैं। सिंपल। अब algebraic expression क्या है? ये तो आपने जब से algebra पढ़ना शुरू किया है, आई थिंक ऑनवर्ड 6 क्लास से आगे हम लोग algebra स्टार्ट हो जाता है, उसमें algebra उसके expressions ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सिंपल जो इक्वेशन होती है हमारे पास, जिसमें वेरिएबल्स भी इंक्लूड होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी इंक्लूड होते हैं या ऑपरेशंस भी इंक्लूड होते हैं, वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है बेसिकली हमारे पास। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो 2x + 4 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या लेट्स सपोज अगर मैं इक्वल लेती हूँ y = 4x + 5, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y के इक्वल इसलिए ले रहे हैं, कोई भी इक्वेशन किसी और वेरिएबल की इक्वल होती है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है y की वैल्यू y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पे, और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। अच्छा, इस तरह का भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। इट डिपेंड्स कि किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लीनियर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या क्यूब से हाईएस्ट पावर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हो गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। और अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख दें तो ये फंक्शन बन जाता है। जब y के इक्वल करके लिखें तो ये फॉर्म बन जाती है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की। अलजेब्रिक फंक्शन में आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस और आइडेंटिटी फंक्शन और ऑनवर्ड काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस आ जाते हैं। लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, जिनको बारी बारी हमने आज के ही लेक्चर में डिस्कस करना है। तो अभी सबसे पहले तो अलजेब्रिक फंक्शन को तो चलो हमें पता चल गया, सबसे ईजी यही बात थी। इसमें जो आगे टाइप्स आती हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ क्या डेफिनेशन लिखी है? अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म दिस फॉर ऑल x वेयर द कोफिशिएंट an -1 an -2 up to so on a2 a1 a0 are real numbers and the exponents are non-negative integers is called a polynomial function। क्या बात है यहाँ पर? एक फंक्शन p हमारे पास इस फॉर्म में है। अब ये जो सारी फॉर्म लिखी है ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि p ऑफ x = an x⁴n। अब an जहाँ पे जिधर a है ये सारे हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, और जो x है x⁴n x⁻1 x⁻n-2 ये सारे वेरिएबल्स हैं, और ये an x⁴n शो कर रहा है डिग्री को, पॉलिनोमियल की डिग्री को। अब यहाँ पे डिग्री तो हमें आइडेंटिफाई नहीं थी। साइंटिफिक फॉर्म में जब भी लिखा जाता है तो एग्जैक्ट डिग्री के साथ नहीं लिखा जाता है, वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, और साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास n आता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये p of x = an x⁴n + an -1 x⁴n-1 + an -2 x⁴n-2 + up to so on + a2 x⁴2 मतलब x² + a1 x + a0 फॉर ऑल x वेयर द कोफिशिएंट्स कौन से हैं? ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं। कि कौन से कोफिशिएंट है? ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट, ये अच्छा ये कांस्टेंट है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, और जिनके साथ वेरिएबल्स होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स क्या हैं? ये कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं, एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और जो एक्सपोनेंट्स हैं ये पावर्स, जो एक्सपोनेंट मींस पावर, जो एक्सपोनेंट्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। मतलब ये एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस पावर में नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है वो, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हुए कहती है कि इस कॉल्ड आ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अगर अभी मैं इक्वल लिख लेती हूँ n को 5 के, तो फिर पता चलेगा कि पॉलिनोमियल हमारे पास एग्जैक्ट क्या बनता है। वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है पॉलिनोमियल की। लेकिन अगर हम लोग इसको लिखें इस तरह से कि कोई इक्वेशन अगर आप पूछते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सी है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना हमारे पास, एक जो फॉर्म होती है किसी भी
पॉलिनोमियल की या साइंटिफिक नोटेशन जो होती है, या अगर हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये है कि वो उसमें पावर n की फॉर्म में दी होती है, अननोन होती है, n की वैल्यू हमें नहीं पता होती। लेकिन लेट्स सपोज अगर n जो है वो इक्वल है 4 के, तो ये p ऑफ x क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, किस फॉर्म में होगा, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 4 होगी। जैसे कि a n है तो a n की जगह मैंने कर दिया a4 और x की पावर भी 4 हो गया, प्लस फिर a3 x की पावर 3, a2 x की पावर 2, a1 x की पावर 1 तो नहीं लिखते, और प्लस a0। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ गई है पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेकिन a क्या है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल की कि a जो है ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इस वजह से क्योंकि इसके साथ वेरिएबल होता है। लेकिन जब ये a अकेला होगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो तब ये कहलाएगा कांस्टेंट। ये मार्कर थोड़ा मसला करें, मार्कर चेंज कर लेती हूँ, तब ये कहलाएगा कांस्टेंट। ये वेरिएबल अभी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई सॉरी ये अभी कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स हैं a2 a4 a3 a1। अच्छा, पॉलिनोमियल तो ये आ गया। कोई और एग्जाम्पल अगर पॉलिनोमियल की लें, जैसे कि अगर पॉलिनोमियल ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसी तरह का अगर मैं कोई और ले लूँ, लेट्स सपोज p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 9। सो ये जो चीज़ है ये भी पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है 3 पॉलिनोमियल की। अच्छा, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पॉलिनोमियल फंक्शन तक हमने पढ़ लिया था ना। इससे आगे पढ़ते हैं आप। इफ़ ए एन नॉट इक्वल्स टू 0, अगर जो ए एन है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो लीडिंग कोफिशिएंट है, अगर वो इक्वल्स टू 0 नहीं है, देन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पी ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसकी डिग्री क्या है, एन। डिग्री मीन्स पावर, उसकी डिग्री क्या है, एन है, एंड ए एन इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स, और ए एन लीडिंग कोफिशिएंट है। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, तो लीडिंग कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट है जो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ होता है। ठीक है, जैसे कि अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 4। तो इस x4 के साथ जो सा कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे कि इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4, हाईएस्ट डिग्री जो है या हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। सो लीडिंग कोफिशिएंट इसका फिर 2 हो गया। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल लिखा है ये वाला। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल x क्यूब है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। ये लीडिंग कोफिशिएंट क्यों कहलाएगा, क्या रीज़न है, मैंने अभी बताया है। ये लीडिंग कोफिशिएंट इसलिए ही कहलाएगा क्योंकि ये उस वेरिएबल के साथ है जिसकी पावर इस पूरी इक्वेशन में या इस पूरे फंक्शन में या इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, और पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स भी मैंने डिस्कस कर ली हैं आपसे। आप खुद से इसी तरह से वेरिएबल्स लेके पॉलिनोमियल खुद भी बना सकते हैं, अगर अपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स लिखनी है। इसमें कोई भी ऐसी कोई मुश्किल या परेशानी वाली बात नहीं है, सवाए आपको इस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है कि डेफिनेशन में जैसे बोला गया है कि एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, के एक्सपोनेंट्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। ठीक है, एक्सपोनेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब जो डिग्री है वेरिएबल की या जो पावर है वो नॉन नेगेटिव हो, वो नेगेटिव ना हो, माइनस में ना हो, वो पॉजिटिव हो। सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया है। अब अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि कौन सी है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद बुक में हमारे पास है लीनियर फंक्शन। जी, तो लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम लोग लिख लें, चलें पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स मैंने बाकी सारे रेस करके यहाँ पे लिख दी है डेफिनेशन लीनियर फंक्शन की। अच्छा, लीनियर फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि इफ़ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1। अब पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने इसलिए इरेज नहीं किया, वो लिखा हुआ है कि अगर डिग्री जो है पॉलिनोमियल फंक्शन की वो 1 हो जाएगी, मतलब हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो जाएगी, देन वो लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर वो लीनियर फंक्शन बन जाएगा, वो पॉलिनोमियल फंक्शन से लीनियर फंक्शन बन जाएगा। और लीनियर मतलब ही यही है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, सो अ लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, लीनियर फंक्शन इस फॉर्म का होगा कि जो वेरिएबल है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 हो तो हम लोगों को लिखना ज़रूरी नहीं होता, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं लिखते अगर 1 हो तो। ठीक है, और ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए के 0 के इक्वल हो जाएगा तो एक्स ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बी रह जाएगा, तो वो तो लीनियर फंक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि लीनियर फंक्शन में
लीनियर वेरिएबल तो लाजमी होना चाहिए, मतलब लीनियर पावर के साथ। ए बी आर रियल नंबर्स और ए बी रियल नंबर्स हैं। अब जो मैंने पोलिनोमियल फंक्शन लिखा रहने दिया है, इस पोलिनोमियल फंक्शन में अगर हम हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो 1 कर दें तो हमारे पास जो है वो लीनियर फंक्शन बन जाएगा। अब 1 पावर वाला मैं लिख के रहने देती हूँ, बाकी इरेज कर देती हूँ ये। सो ये जो 2x - 1 रह गया है ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। और इसकी जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू ax प्लस b, ये जिसमें a 0 के इक्वल नहीं हो सकता और a और b जो हैं दोनों नंबर्स वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स से। अब अगर इसकी हम कोई इक्वेशन एग्जांपल्स लें अगर रियल लीनियर इक्वेशन फंक्शंस की, तो y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 2 भी हो सकता है, y इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 9, y इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो ये एग्जांपल जो है वो लीनियर फंक्शन की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये तो लीनियर फंक्शन पढ़ लिया है हमने, ये हो गया लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली डेफिनेशन की तरफ, जो कि है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन पहले लिख लेती हूँ और उसके बाद हम उसे डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। जी, तो आइडेंटिटी फंक्शन है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि फॉर एनी सेट x अ फंक्शन आई है, x मैप्स ऑन x बिलोंग्स टू x कह सकते हैं, ऑफ द फॉर्म आई ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, कोई एक सेट x है हमारे पास और उसकी मैपिंग इस तरह की है कि इसमें इसको आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग इसकी मैपिंग इसके ऊपर इटसेल्फ ही हो रही है, ठीक है, और इसका जो डोमेन और रेंज है वो यही सेट x ही होगा। और आई ऑफ x भी हम इक्वल्स टू x भी हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। और ये हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी है आइडेंटिटी फंक्शन की। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमने आई ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x बोला है और x बिलोंग करता हो r से, तो हम ऐसे लिखेंगे कि x इज़ इक्वल्स टू r मतलब रियल नंबर्स, और आई ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फ्रॉम रियल नंबर्स। सो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन। आगे अगर हमारे पास एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे फर्दर और भी डिस्कस कर लेंगे। अभी इससे ज़्यादा डिस्कस किया तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, जितना आपको टॉपिक है उतना उस लिहाज से हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको डिटेल में इसका आंसर कर दिया जाएगा। तो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। कॉन्स्टेंट फंक्शन, अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन लेट x एंड y बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। लेट x और y हमारे पास दो सेट्स हैं रियल नंबर्स के। अब फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो इसलिए मैंने c लिख दिया, यहाँ पे फंक्शन का नेम c हो गया। x और y हमने दो सेट्स लिए तो इसलिए x की मैपिंग y पे हम लोगों ने कह दी कि ये फंक्शन है डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल्स टू a। अब c ऑफ x इज इक्वल्स टू a हमने लिया है, जिसमें हमने कहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x a बिलोंग्स टू y, कि ये वाला जो x है ये पहले सेट में से बिलोंग करता है और इक्वालिटी के बाद जो चीज़ आती है वो हमारे पास सेकंड सेट से बिलोंग करती है ना, तो a बिलोंग करता है y से। इस कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन जब वो इस फॉर्म में आ जाए, एक कोई कांस्टेंट नंबर है, दैट्स वाई ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर रियल नंबर्स का हम लोग एग्जांपल लें, तो अगर रियल नंबर्स का एग्जांपल ले लें तो उसकी मैपिंग उस पर ही अगर हो रही है, ठीक है, पहला सेट x है दूसरा y है, तो अब इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो c ऑफ x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट नंबर मेरे पास इक्वालिटी के दूसरी साइड पे आएगा और ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। ये चीज़ कह रही है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अकेला नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में बताया है कि जब अकेला हो कोई वेरिएबल साथ ना हो तो वो कांस्टेंट होता है। और फंक्शन की फॉर्म में जब लिख दें कि एफ ऑफ एक्स के मतलब अभी फंक्शन का नाम सी है, लेकिन वैसे हम वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सिंपली फंक्शन का नाम बोलते हैं या वाई की इक्वल लेते हैं, तो वो फंक्शन कहलाता है। तो जब किसी के इक्वल लिखते हैं वाई या सी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स के, तो वो फंक्शन बन जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कॉन्स्टेंट फंक्शन की। आप लोगों ने एक बार पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है, बहुत ईजी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आती हैं आप लोगों की पिंडी बोर्ड में तो डेफिनेशन आती हैं तो आपको याद करनी पड़ेंगी। अगली डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल नंबर्स हमें पता है, अब उन्हीं रैशनल नंबर्स को अगर हम वेरिएबल्स की फॉर्म में ले लें और फंक्शन की इक्वल लिख लें तो वो रैशनल फंक्शन बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी लिख के ही देख लेते हैं। तो रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं।
जी, तो अब हमारे पास है रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले रैशनल फंक्शन अगर देख लें तो रैशनल नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन ऑड, जितने भी टाइप के नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में सिंपली लिखे जा सकते हैं। यही रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है ना, जो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी है कि p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, बट q को इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये टर्म। अच्छा, अब फंक्शन r ऑफ x, अब फंक्शन की बात हो रही है तो इसलिए आगे x इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखेगा। अब फंक्शन ये फंक्शन लिखने का तरीका होता है कि अब फंक्शन r ऑफ x ऑफ द फॉर्म p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। अब p बाय q पहले रैशनल नंबर था, लेकिन जब इसको फंक्शन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो साथ x आगे इस तरह से ब्रैकेट्स में, तो ये फंक्शन लिखने का एक प्रकार होता है where both p of x and q of x are polynomial functions and q of x not equals to 0। देखिए डेफिनेशन वही है, बस फ़र्क इतना है कि ये नंबर की डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की और ये रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन है। इट्स कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। p of x डिवाइड बाई q of x की फॉर्म में हमारे पास रैशनल फंक्शन होता है, और p of x और q of x जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस है। पॉलिनोमियल फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी पहली डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन की पढ़ी है, और मैंने आपसे कहा था कि q इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो इसी तरह से q of x भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये वाली टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, तो वो रैशनल फंक्शन या कुछ भी नहीं रहेगा, वो अनडिफाइंड बस टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। कोई सी अगर एग्जाम्पल लें तो 2x + 1 डिवाइडेड बाय 9x -2 या -8, इस टाइप की जो एग्जांपल्स होंगी वो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की रैशनल फंक्शन की एग्जांपल्स हैं, और ऊपर और नीचे दोनों वाली टर्म जो है पॉलिनोमियल होने चाहिए। ऐसे भी ले सकते हैं 4x² + 5 और 3x -2, ये एग्जांपल्स हैं रैशनल फंक्शन की। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, sin x, cos x, tan x, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनको y के इक्वल हमने लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि f of x इक्वल्स टू sin of x, y इक्वल्स टू cos x, y इज इक्वल्स टू cot x, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हैं जो इन्वर्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि अब sin x इज इक्वल्स टू y है ना, तो sin को दूसरी तरफ ले जाए तो sin इन्वर्स y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये काम किया गया, y इज इक्वल्स टू sin इन्वर्स ऑफ x लिखा हुआ है। अगला है y इज इक्वल्स टू cos इन्वर्स ऑफ x, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए इस तरह से लिखा है। जब हम लोग cos को वापस पीछे ले जाएंगे तो वो cos y इक्वल्स टू x बन जाएगा इस तरह से। इफ़ एंड ओनली इफ़ का तरीकाकार मतलब ये है कि ये इसके इक्वल है और ये वापस इसके इक्वल है, ठीक है, मतलब लेफ़्ट इक्वल साइड इक्वल है राइट साइड के और राइट साइड इक्वल है लेफ़्ट साइड के। और यहाँ पर भी y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है। अगर हम tan को वापस ले जाएं तो tan y इज इक्वल्स टू x बन जाएगा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बस सिंपल सी इतनी सी बात है। इसके बाद हमने पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस और आगे हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद भी कुछ डेफिनेशंस हैं, चलें बारी बारी सारे डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिख लेते हैं जी। तो अब हमने पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। Exponential function, a function in which the variable appears as exponent is called an exponential function। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो एज अ पावर अपीयर हो, सो अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल की फॉर्म में एक्सपोनेंट हो, जैसे कि पावर हमारे पास है यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल्स टू e पावर ax। अब x वेरिएबल है, अब जब पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, जैसे कि ये भी लिखा हुआ है e y इज इक्वल्स टू रेस्ट टू पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और y इज इक्वल्स टू रेस्ट टू पावर x। अब नीचे कांस्टेंट है लेकिन ऊपर x है, पावर में x है। सो ये जो फंक्शन है सारे ये एग्जांपल्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। अगर मुझसे कोई एग्जांपल लेट्स सपोज हम ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 5 रेस्ट टू पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू 8 रेस्ट टू पावर x + 1, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन होगी, इसकी एग्जांपल्स होगी। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आपने लॉगरिथम्स पढ़े हैं 9th क्लास में। उसके बाद आएंगे आपके यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का कोर्स, तो उसमें आपके पास डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में ये इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब क्या डेफिनेशन है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर y
then y is equals to log base a x where a greater than 0, a not equals to 0 is called logarithmic function of x। अब ये logarithm की फंक्शन की डेफिनेशन होगी है कि x is equals to a raised to power y, और इस फॉर्म में हम लोग log के फॉर्म्स टर्म्स को लिखते हैं। log का फंक्शन है क्योंकि ये y के इक्वल है, a को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, तभी ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा। अब एक और बात है हमारे पास कि अगर a इक्वल्स टू 10 हो जाए तो वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम बनेगा, जैसे कि log y इज इक्वल्स टू log 10x, तो ये कॉमन log हो गया, ठीक है। हम इसे log x भी सिंपल लिख सकते हैं ऐसे, ये ठीक है। अच्छा, ये कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन होगी। अब अगर हम a को इक्वल ले लें e के, लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू e, सो ये डेफिनेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू log e x, तो ये आ गया नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। हम इसको y इज इक्वल्स टू ln x भी लिख सकते हैं, ln बोलना नहीं है, बोलना log ही है, लेकिन नेचुरल लॉग को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। सो ये नेचुरल लॉग की डेफिनेशन होगी है। ये नेचुरल लॉगरिथम हो गया, जो मेरे को पहले वाला बोला था वो कॉमन था, जिसमें a इज इक्वल्स टू 10 था, और इसमें a इक्वल्स टू e था, वो नेचुरल लॉग है। सो ये हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली। अब हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या है ये भी सामने बोर्ड पर लिखे हैं। इनमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हाइपरबोलिक का साइन आ गया है, साइन एच एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, ये वैल्यूज़ हैं इनकी, ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। यही सेम वैल्यूज़ अगर क्वेश्चन अगर हाइपरबोलिक फंक्शन से आएंगे तो ये सेम यही वैल्यूज़ यूज़ होंगी। अच्छा, tan वैसे इक्वल है साइन बाय कॉस के, तो tan हाइपरबोलिक एक्स भी इक्वल इसी के है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये कॉस एच एक्स, और ये हमारे पास फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, 2 कैंसिल, अगर हमने इसको इस तरह से लिख लिया। कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है 1/sin x के, तो इसी तरह से हाइपरबोलिक के केस में भी यही काम है, और इसी को उलट कर दिया तो हमारे पास कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स बन गया, सेम सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, और सेम कॉट हाइपरबोलिक एक्स में किया कि कॉट जो है वो इन्वर्स है 1 tan x का, तो इन्वर्स की फॉर्म में लिखा, और tan की जो वैल्यू थी उसको ऊपर नीचे करके लिख दिया, तो हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ गई है। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस ये हो गए हैं। अगर हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पूछा जाए तो ये सारे जो हैं जितने भी हमने लिखे हैं सब हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। आप बता सकते हैं कि ये हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है, ये हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन है, और सेम आगे इसकी इन्वर्सेस भी हैं। अब इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी लिख दिए हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन भी रेज नहीं किए कि दोनों का कंपैरिजन के साथ हम कर सकते हैं। अच्छा, उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस अगर देखें तो ये किस तरह से लिखे जाते हैं और किसके इक्वल हैं, इनकी भी वैल्यूज़ हैं। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन इज़ इक्वल्स टू लॉग, नेचुरल लॉग है ये, ब्रैकेट्स में x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका क्या है कि फॉर ऑल x ये है हमारे पास वैल्यू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x की। फिर कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, x को लाजमी तौर पे 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल ही होना चाहिए, उससे लेस वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। उससे लेस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये फेल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पे tan हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन, हाइपरबोलिक इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन इक्वेशंस हैं। अच्छा, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नेचुरल लॉग में भी, ठीक है। नेचुरल लॉग है ना ये, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि नेचुरल लॉग में हम लोग इसका एक्सप्रेस कर रहे हैं। कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स x की वैल्यू ये है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 है, ठीक है। और आपने साथ इनकी डोमेन भी याद रखनी है। फिर सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू लॉग 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स के डिवाइड बाय x। कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल लॉग 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड x, और इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कंडीशन साथ गिवन होती है, ये कंडीशंस भी आपने याद रखनी है। आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x किसके इक्वल है। आगे आपके पास सारी ऑप्शंस हो सकती है, एक ही हो सकती है, तो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है, इसलिए आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं ये इनमें नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इजीली याद हो जाएगा। हमने इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ लिया, इसके बाद हम बाकी फंक्शंस देख लेते हैं जो कुछ हमारे रह गए हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन की है। जैसे कि क्या कहा है यहाँ पे, इफ़ y इज़ ईजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज़ कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x।
क्या बात है कि अगर y को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x, y इज़ कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, कि जब हमारे पास y के इक्वल इक्वेशन लिखी हुई हो और उसमें सारी जगह पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इस तरह से जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, कि y को इजीली हम एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है, सो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर एग्जांपल्स मैंने लिख दी हैं, अगर कोई और एग्जांपल्स हैं चाहिए तो हम लोग इस तरह से, ये सब एग्जांपल्स एक्सप्लिसिट फंक्शन की ही हैं। सो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, इतनी सी इसकी डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आती है और जिन बोर्ड्स में डेफिनेशंस आती हैं उनमें डेफिनेशन भी आती है, तो आपने याद भी करनी है। अच्छा, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में डिफरेंस क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन में एक्स राइट साइड पे आता है और वाई एक साइड पे होता है, मतलब वाई और एक्स मिक्स नहीं होते। इक्वेशन नॉर्मल होती है कि इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स जो है वो हम वाई को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स और वाई दोनों मिक्स होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर सो मिक्सड अप एंड वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, देन वाई इज़ कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स और वाई मिक्सड अप होते हैं, मिक्स होते हैं इक्वेशन के अंदर, वाई को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हम वाई को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। दोनों एक्स और वाई से मिक्स होते हैं, जैसे कि ये इक्वेशंस लिखी हैं, एक मेरे पास लिखी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब एक्स वाई यहाँ पर सेम साथ है, एक्स स्क्वेयर भी है, वाई स्क्वेयर भी है, एक्स और वाई एक इक्वेशन के अंदर इकट्ठे लिखे हैं, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक एग्जांपल मैंने ये लिख दी है कि एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी एक्स वाई मिक्स लिखे हैं, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और फिर जो स्टैंडर्ड हमारे पास फॉर्म है, सिम्बॉलिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को? ऐसे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एक्स हम लोग नहीं लिख रहे अभी इक्वेशन, हम इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में लिखते हैं इक्वेशन को। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन की है और ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन की है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन और ये इम्प्लिसिट फंक्शन की सिम्बॉलिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल से मैंने आपको साथ दे दिए, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी दोनों की डेफिनेशन, दोनों का डिफरेंस। दोबारा बता देती हूँ कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम लोग y को ईजिली लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और इम्प्लिसिट फंक्शन में y को हम नहीं लिख सकते इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कौन सी है। अब है पैरामेट्रिक फंक्शंस। सो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? मेरे मार्कर की थोड़ी सी इंक खत्म होगी शायद, इसलिए इतना डार्क नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन लिखा है, समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x and y एज फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t और थीटा विच इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर। समटाइम्स अब कर्व को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x and y, एक्सप्रेस करके बोथ x और y को एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t, मतलब x और y तो दोनों होंगे ही, अब इन दोनों को हम एक्सप्रेस करते हैं एज फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t या फिर थीटा में, विच इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर, वो पैरामीटर कहलाता है। और हमारे पास जो इक्वेशन x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी है, मतलब दोनों इक्वेशंस एक साथ हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कर्व की कहलाती हैं। आपने आगे जाके इनको पढ़ना है, आगे भी आपने ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस अलग से चैप्टर्स में सेक्शंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि ये x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी पैरामेट्रिक इक्वेशंस कर्व की हैं, और इनमें x और y जो हैं वो दोनों एक्सप्रेस करते हैं हम एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t या थीटा के लिए। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं, x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू ए टी, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x, y और t तीन वेरिएबल्स आए हैं। फिर सेकंड एक्स वाई टी तीन आए हैं इसमें, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टी, वाई इक्वल्स टू ए साइन टी, ये पैरामेट्रिक फंक्शंस की या पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फंक्शंस वैसे हमारे पास है क्योंकि वाई के इक्वल है तो उसकी एग्जांपल है। और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी है। अगर कोई और एग्जांपल ले लें इसकी, जैसे कि हमारे पास थर्ड में जो एग्जांपल बनती है वो ये है कि एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, अगर थीटा के फॉर्म में ले लें, और वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ये एक और हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन है जिसमें टी और जो थीटा हैं वो वेरिएबल जो दोनों हैं ये एज अ पैरामीटर एक्सप्रेस हो रहे हैं, और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। एक और भी हमारे पास है कि x इक्वल्स टू ए सीकंड थीटा एंड y इक्वल्स टू ए टैन थीटा, जो पैरामेट्रिक फंक्शंस में आते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब दो डेफिनेशंस रह गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेफिनेशन भी आती है और ऑब्जेक्टिव में भी ये बहुत ज़्यादा आती हैं, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो अब इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं।
सो अब ये है हमारे पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। इवन फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी इवन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। फंक्शन f जो है वो इवन फंक्शन तब होगा जब हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, फंक्शन f इवन फंक्शन कब है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि अगर नेगेटिव वैल्यू हम डालते हैं किसी फंक्शन में तो रिटर्न में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आए, वो नेगेटिव जो नंबर था, ये जो नेगेटिविटी है इसकी वो अंदर ही मर्ज हो जाए, रिटर्न में जो एंड हमारे पास आंसर आए वो पॉजिटिव आए, तो ये इवन फंक्शन होगा फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। हर नंबर एक्स का जो हम डालें इन द डोमेन ऑफ एफ, डोमेन एफ की डोमेन में, उस सब के लिए हमारे पास आंसर पॉजिटिव आए तो वो इवन फंक्शन है। जैसे कि यहाँ मैंने दो इवन फंक्शंस लिखे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये दोनों इवन फंक्शंस हैं। अब इनको टेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, चेक कैसे होगा। वैसे ये हैं दोनों इवन फंक्शन, मैंने लिख दिया कि आर इवन फंक्शंस, ये एग्जांपल्स हैं। अगर आप डेफिनेशन आई आपको इवन या ऑड की, तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो ये डेफिनेशन लिखी और एग्जांपल्स भी लाजमी लिखनी होती है, तो ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। कॉस एक्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इवन फंक्शन की। क्यों? मैंने आपको बताया ये कंडीशन है हमारे पास इवन फंक्शन होने की कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा तो फंक्शन इवन है, मतलब नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो रिटर्न में पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, फंक्शन को पॉजिटिव होना चाहिए आंसर में। जैसे कि अब हम लोग स्क्वायर है तो लेट्स सपोज मैं नेगेटिव वैल्यू इसमें डाल रही हूँ, मैं अगर माइनस एक्स डालती हूँ इसमें तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया तो वापस स्क्वायर आ गया। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू मैंने डाली थी लेकिन रिटर्न में मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू वापस आ गई है, एफ ऑफ एक्स वापस आ गया है, ये देखिए। सो हो गया ना इवन फंक्शन। मैंने कहा था ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो हमें पता चल गया इवन फंक्शन है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स की बात करते हैं। अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू डालें, कॉस में नेगेटिव वैल्यू डाल दी, ये माइनस एक्स मैंने दोनों तरफ डाल दिया। अब आप कैलकुलेटर्स पे भी चेक कर सकते हैं, अगर हम कॉस में नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो रिटर्न में वो पॉजिटिव होकर वापस आता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। मैंने नेगेटिव वैल्यू डाली है लेकिन मेरे पास ये कॉस की प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को, तो कॉस एक्स हो जाएगा, नेगेटिविटी इसकी ख़त्म हो गई, माइनस साइन ख़त्म हो गया, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये इवन फंक्शन है। सो आपने याद रखना है। देखिए ये भी कंडीशन हमारे पास वापस वही आ गई। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेन हमारे पास इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इवन फंक्शन क्या है तो डेफिनेशन तो आप बता ही सकते हैं, उसके साथ आपने ये एग्जांपल देनी है और लाजमी तौर पे आपको ये एग्जांपल पता होनी चाहिए। और ये हमारे पास इवन फंक्शन की एग्जांपल है। तो अगर इसके अलावा भी कोई और अगर दिया हुआ हो और आपने इस तरह से नेगेटिव वैल्यू डाल के चेक करना है, अगर आपके पास वापस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो इसका मतलब यही है कि वो इवन फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन ऑड फंक्शन तब होगा जब हम लोग उसमें नेगेटिव वैल्यू डालें तो रिटर्न में वापस नेगेटिव वैल्यू आ जाए। डेफिनेशन में क्या कहा है कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन। वो ऑड फंक्शन तब होगा कि इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू डाली है तो वो नेगेटिव वैल्यू आंसर में भी हमारे पास मौजूद है, वो अंदर मर्ज नहीं हुई जैसे कि इवन फंक्शन में हुई थी। और आगे वही लिखे कि फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, के एफ की हर डोमेन के लिए और हर नंबर जो हम एक्स करा रहे हैं उस सब के लिए सेम केस ही होगा। जैसे कि दो एग्जांपल्स ले ली। अब जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स हमें एग्जैक्ट पता है कि इवन फंक्शन है, इसी तरह से हमें एग्जैक्ट पता है बहुत अच्छी तरह से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। ये नेगेटिव वैल्यू इसमें डालें तो नेगेटिव वैल्यू ही वापस आंसर में भी आती है। अब यहाँ मैं डालूँ अगर माइनस में वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास ऑड फंक्शन की, मैंने लिख दिया कि ये ऑड फंक्शंस हैं दोनों, ठीक है, ये ऑड फंक्शंस के एग्जांपल्स हो गई हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू डालती हूँ मैं यहाँ पे माइनस एक्स डाल दिया, माइनस एक्स का होल क्यूब, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस एक्स का होल क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर की वजह से तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन क्यूब की वजह से देखिए अगर मैं ऐसे लिख लूँ इसको, ये अगर मैंने इस तरह लिख लिया तब भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस एक्स और फिर प्लस माइनस माइनस एक्स ही रहा आंसर में, ठीक है। ये चीज़ क्या शो कर रही है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वापस वो नेगेटिव ही आ रहा है, फंक्शन जो है वो नेगेटिव ही रह रहा है, वो पॉजिटिव नहीं हो रहा। सो इधर इसको अगर हम क्यूब लें भी, अगर माइनस का क्यूब ले भी लें तो नेगेटिव अगर बीच में है तो वो नेगेटिव रहेगा। तो ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया है, क्योंकि एक्स क्यूब तो हमारे पास इसके इक्वल था और ये वही वाली कंडीशन वापस आ गई। सो ये ऑड फंक्शन हमने बता दिया, प्रूव कर दिया कि ये ऑड फंक्शन है। इस तरह से आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप चेक कर सकते हैं। अब साइन एक्स को चेक करना है। सो अगर इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू डालती हूँ तो साइन माइनस एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स,
और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इक्वल था एफ ऑफ एक्स के, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब माइनस साइन की प्रॉपर्टी क्या है, साइन के अंदर क्या खास बात है कि वो माइनस साइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, मर्ज ख़त्म नहीं कर लेता, इसका माइनस साइन रहता है, ये हमारे पास स्टार्ट में आ गया है। ठीक है, तो ये इस वजह से ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, और इसने बता भी दिया, मैंने प्रूव भी कर दिया कि ऑड फंक्शन किस तरह से है, हमारे पास ये वाली कंडीशन यहाँ पर भी आ गई है। तो दोबारा बता देती हूँ मैं आपको कि आपने याद रखना है कि साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, कॉज एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये छोटी छोटी बातें लाजमी पता होनी चाहिए। तो अभी हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ ली है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले जितनी भी डेफिनेशंस थी उनमें से इवन ऑड की लास्ट थी, तो ये पढ़ ली। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, कोई बात अगर समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो सबके साथ शेयर कर लें ताकि उन तक भी ये कोर्स पहुंच जाए। अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले न्यू लेक्चर्स जितने भी अपलोड होंगे वो आपको टाइम पर मिल जाएँ। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।